हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जो प्लास्टिक टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, उसकी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीजन था, गैप आ गया था। उसका रीजन यही था कि मेरे पास मोबाइल या कोई और डिवाइस नहीं है जिसके माध्यम से या फिर जिसके जरिए से मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैं उसका बार बार यही रिप्लाई कर रही थी कि अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है। स्टिल आई डोंट हैव एनी डिवाइस या मोबाइल। अभी मैं टैबलेट कैरी कर कर वीडियो अपलोड करने की या फिर वीडियो कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि इसका इम्पैक्ट अच्छा रहे। ठीक है, नोट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है उसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप विदाउट एक्सप्लेनेशन किसी भी नोट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको वो समझ नहीं आएगी। उसके पीछे की रीजन और उसके पीछे का नॉलेज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप वीडियोस देखिए रेदर देन कि आप बार बार नोट्स की डिमांड करें। मैंने कभी भी किसी के नोट्स लेकर पढ़ने की कोशिश नहीं करी। उसका रीजन यही, कोई भी इंसान अगर नोट्स बनाता है तो उसके पीछे उसकी एक सेल्फ स्टडी होती है। विदाउट सेल्फ स्टडी के आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो हम जो है वो लास्ट तक 2.4 जो यूनिट है वहां तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारी सीरीज कंटिन्यू होने वाली है वो एम्पायर एंड इकोनॉमी 2.5 जो यूनिट है, यानी कि सेकंड चैप्टर का आपका 2.5 यूनिट जो है आज का लेक्चर में हम वो लेने वाले हैं। कल से रमजान शुरू हो रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक वीक में 2 से 3 वीडियो डालूं और लॉन्ग वीडियो रहें ताकि ये जो यूनिट है या फिर ये जो सीरीज है वो हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग की भी साथ की बहुत बहुत जरूरत है। किसी भी वीडियो मेकर के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं या फिर उसके जो देखने वाले हैं वो उसे कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए सीरीज के लिए स्पेसिफिक जो ग्रुप है वो भी टेलीग्राम पर बन चुका है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप अभी तक उस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज उस ग्रुप से भी जुड़ जाएं ताकि जो जो इन्फॉर्मेशन है आपको ग्रुप के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो जो कंटिन्यू है लेक्चर वो आज हम कंटिन्यू करते हैं कि एम्पायर एंड इकोनॉमी, हिंदी में बात करें तो साम्राज्य और अर्थव्यवस्था। क्योंकि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज अर्थात यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों ही जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं वो खुद को कंफर्टेबल फील कर सकें और कनेक्ट कर सकें वीडियो से। अगर मेरे जो लैंग्वेज है वो मैंने रिटर्न में इंग्लिश यूज करी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में पढ़ाने का, और अगर हिंदी यूज करी तो कोशिश करती हूँ इंग्लिश में उसे पढ़ाने का। ठीक है, ताकि आप सभी इससे कनेक्ट हो सकें। तो इकोनॉमी एंड एम्पायर यानी कि एम्पायर एंड इकोनॉमी की सबसे बड़ा जो क्वेश्चन यही है कि ब्रिटिश रूल जब आता है तो क्या इंडिया किसी भी तरीके से इकोनॉमी डेवलपमेंट फील करता है कि हाँ इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो ये पूरा जो यूनिट है वो इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता है कि जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके पीछे का मोटिव क्या था। क्या उसका मोटिव यही था कि ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रहे थे, या असल मायने में जाहिर तौर पर भी उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन लाने की या फिर मॉडर्नाइज करने की भारत को पूरी कोशिश करी कि भारत विकसित हो, अपने लिए स्टैंड ले सके, ये सारी चीजें हो सके। ठीक है, सो इसी के ऊपर पूरा जो डिबेट है हिस्टोरियंस का वो डिबेट काम करता है। तो फर्स्ट जो है इंपीरियल ऑब्लिगेशंस क्या लगते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं या फिर जो ब्रिटिश रूल है उसके लिए इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट था, क्योंकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री जो है वो बनना शुरू हो चुकी थी, औद्योगिकरण आ चुका था। तो इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्री बनने के बाद वो अपना बहुत ज्यादा जो मार्केट है उसे की जरूरत थी, क्योंकि वो माल तो बना ही रहते हैं। माल को ले जाने के लिए फिर उसे सेल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? जरूरत होती है मार्केट की। और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप जनसंख्या के माध्यम से भी देख लें, पॉपुलेशन के बिहाफ पर भी देख लें या फिर एरिया के बिहाफ पर भी अगर आप देखें तो आप दोनों ही बिहाफ पर देखेंगे कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो
ब्रिटेन को उस टाइम पर एक मार्केट की जरूरत थी और इंडिया को वो एज अ मार्केट यूज कर रहा था। किसके लिए? अपने कॉटन के लिए, आयरन के लिए, स्टील के लिए, रेलवे, मशीनरी, ये सब इंडिया में लेकर आई जा रही थी एज अ मार्केट। ठीक है, इसके पीछे जो अपना खुद का डेवलपमेंट करने का उनका पूरा मोटिव था, ना कि इंडिया को डेवलप करने का। ठीक है, सो पूरा का पूरा जो वो काम कर रहे थे वो अपने लिए काम कर रहे थे, ना कि इंडिया के लिए। फिर फिक्शनल ऑटोनॉमी कन्वेंशन आया है 1919 में। ठीक है, 1919 में 19वीं सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उससे पहले किसी भी तरीके से जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो नहीं लगाई जा रही थी। यानी कि ब्रिटेन की तरफ से अगर कोई भी माल आता था, ब्रिटेन की तरफ से कोई भी माल अगर आएगा तो उस माल पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इंडिया से कोई भी माल ब्रिटेन की तरफ जाएगा तो उस पर क्या लगेगी? हाई ड्यूटी लगेगी। इसकी वजह से इंडिया में अगर कोई भी चीज 2 रुपए की उग रही थी तो वहां पर जाकर वो 8 रुपए की मान लीजिए हो जाती थी। लेकिन अगर ब्रिटेन में वही चीज 8 रुपए की है तो इंडिया में भी उसकी वैल्यू यही रहेगी। इसकी वजह से जो कंपटीशन था वो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका था। ब्रिटेन से जो इंडिया की मार्केट है वो घटती जा रही थी, जबकि इंडिया की मार्केट जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटेन के कब्जे में आ चुकी थी। ठीक है, सो यही रीजन था जो फिक्शनल ऑटोनॉमी कन्वेंशन लाया गया कि आप जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगाएंगे या फिर जो व्यापार के जितने भी अधिकार हैं उस पर काम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद कॉटन इंडस्ट्री जो थी इंडिया की तरफ से इंडिया के लिए, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन से जितना भी कॉटन आएगा उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी अभी भी नहीं लगाई गई। अब जो एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है या फिर टर्म है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या था कि वहां पर ये बात की गई कि इंडिया की जितनी भी चीजें हैं वो बाहर विदेश में लेकर जाई जा रही हैं। यानी कि इंडिया का जो पैसा है वो यहाँ से निकालकर ब्रिटेन में लेकर जाया जा रहा है या ब्रिटेन अपने फायदे के लिए उसे यूज कर रहा है। उसके अलग अलग टाइप्स जो हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक हिस्टोरियंस है वो बताते हैं। जैसे कि जो ब्रिटेन है वो इंडियन आर्मी को यूज कर रहा था, वो अपने लिए इंडियन आर्मी को यूज कर रहा था। इंडियन आर्मी पे बहुत ज्यादा पैसा जो है ब्रिटेन की तरफ से लगाया जा रहा था और वो जो पैसा था वो इंडिया का था। ठीक है, तो इसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन था वो था इंडियन आर्मी को मेंटेन करना। फिर उसके बाद गारंटीड जो इंटरेस्ट था फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, कि जो फॉरेनर्स थे या फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो रेलवे के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, रोड ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो उन पर गारंटी इंटरेस्ट था। अब वो 5% था अराउंड, किसी पर वो अलग था। तो यहाँ पर ये था कि आपको जो इन्वेस्टमेंट के बदले में इंटरेस्ट जो गारंटी तौर पर मिलेगा वो 5% मिलेगा। और वो जाहिर तौर से कहाँ से जा रहा था? वो इंडिया के जो अमाउंट था या फिर भारत की जो पूंजी थी उसके बिहाफ पर वो निकल कर वो ब्रिटेन में जा रहा था। ठीक है, और इसके अलावा जो पेंशन है वो भी इंडियन पैसे से मिल रही थी। ट्रेनिंग कॉस्ट जो था वो भी जो था इंडिया के जो पैसा था वहीं से हो रहा था। तो इकोनॉमिक हिस्टोरियन ये बात बार बार बोलने लगे कि यहाँ से जितना भी ये पैसा जा रहा है या फिर जितनी भी चीजें हो रही हैं वो भारत के पैसे से हो रही, इसी वजह से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। लेकिन वहीं पर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो ये बात को बोलते हैं कि इस बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने खुद जो इकोनॉमी है उसे बहुत ज्यादा इंकरेज करा है, डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है और पूरी कोशिश करी है कि इंडिया मॉडर्नाइज हो सके। ठीक है, इसके लिए हम रेलवे लेकर आ रहे थे, इसके लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट बना रहे थे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा था। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम कर रहे थे और उसका हमारा मेन मोटिव मॉडर्नाइज करना ही था इंडिया को। और ये जो जिस चीज की बात कर रहे हैं इसका एक तो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है कि असल मायने में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई
दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन हमारे पास यही है कि यहाँ पर ये जो चीजें हो रही थी उसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो परसेंटेज बहुत कम था। ठीक है, सो यहाँ पर जो अलग व्यू लेकर आते हैं वो संशोधनवादी जो विचारधारा थी, वो कहते हैं कि ग्रोथ तो हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, लेकिन उसका टाइम पीरियड और एरिया अलग अलग था। कहीं पर रिसोर्सेज अगर अच्छे थे तो ग्रोथ वहां पर ज्यादा हुई है, और कहीं पर अगर कम थे तो वहां पर ग्रोथ कम हुई है। और टाइम टू टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। फिर यहाँ पर जो बात की जाती है इंडियन हिस्टोरियंस की तरफ से कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के बिहाव पर हो रहा था, यानी कि जो ब्रिटेन था वो ब्रिटेन अपने बिहाव पर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा था, अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा था, ना कि इंडिया का डेवलपमेंट वो कर रहा था। किस तरीके से, अगर रेल की ही बात करें, ठीक है, तो रेलवे क्यों बनाई जा रही थी, ताकि जो मिलिट्री है, कहीं भी रिवॉल्ट हो रहा है उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कम से कम टाइम पे पहुंचा जाए, तो उसके लिए मिलिट्री को पहुंचाने की जरूरत है। मिलिट्री जल्द से जल्द कैसे पहुंचेगी, रेलवे के जरिए से पहुंचेगी। तो यहाँ पर जो रेल का यूज किया जा रहा था या फिर रेलवे का निर्माण भी अगर करा जा रहा था, वो किसके बिहाफ पर करा जा रहा था, वो अपने ही इंटरेस्ट के बिहाफ पर वो कर रहे थे, या फिर उनका जो माल है जो उन्होंने उगाया है, उत्पादन जो है उसे पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो ये जितना भी डेवलपमेंट वो कर रहे थे खुद के अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पर कर रहे थे। अगर वो एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो एजुकेशन को भी प्रमोट करने का उनका सबसे बड़ा रीजन यही था कि भाई हमारे पास एक मजदूर वर्ग आ जाए, ठीक है ना, एक मिडिल क्लास जो क्लास है वो निकल कर आए जो हमारे लिए कम पैसों पर हमारा ही काम कर सके। जिस तरीके से वो क्रिटेशन कहते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके बिहार पर हम ऐसे इंडियंस को बनाएंगे जो इंडियंस देखने में तो इंडियंस होंगे लेकिन वो वास्तविक तौर पर ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है, तो इनके पीछे पूरा का पूरा जो काम कर रहा था वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहा था या फिर कॉलोनियल इंटरेस्ट काम कर रहा था। ठीक है, कि रिसोर्सेज तो वो इंडिया के लेंगे लेकिन उसमें इंटरेस्ट कौन पूरा करेगा, इंटरेस्ट वो अपना ही पूरा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बात की गई है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो उद्योगीकरण इसकी बात की जाती है। अगर मिड 19th सेंचुरी की बात की जाए तो पूरी दुनिया का जो सप्लाई का क्वार्टर पार्ट था वो इंडिया सप्लाई कर रहा था, लेकिन आते आते ये जो सप्लाई है वो इतनी कम क्यों हो जाती है, क्यों इंडियन इंडस्ट्री जो एक मिड 19th सेंचुरी में इतनी आगे बढ़ के काम कर रही थी वहीं पर वो इतनी लो सिचुएशन पर चली जाती है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो उसे नाम देते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो जितनी भी इंडस्ट्री थी वो खत्म होती जा रही थी भारत से। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है ना, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरीके से ब्रिटेन में आया और उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी तो लेकर आए नहीं, ठीक है, वहां का माल सीधा सीधा जो है इंडियन मार्केट में उन्होंने डंप कर दिया। ठीक है, वहां से माल उठाया और सीधा सीधे इंडिया में लेकर आ गए, जिसकी वजह से, और यहाँ पर इंडस्ट्री उन्होंने बनाई नहीं तो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरी मार्केट थी वो मार्केट ब्रिटिश गुड्स से या फिर ब्रिटिशर्स के जो सामान थे उससे भरती चली गई और इंडिया की जो मेन मार्केट थी वो खत्म होती चली गई। ठीक है, और उनके पास, और लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये बात बोलते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो इंडियन हिस्टोरियंस बात कर रहे हैं उसका किसी भी तरीके से हमारे पास रिलायबल सोर्सेज नहीं है। मतलब ये वो बात तो कर रहे हैं लेकिन इसके ये कोई सोर्सेज देकर ये बात नहीं कर रहे या फिर ये प्रूव नहीं कर रहे कि हाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही है, जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो डिबेट है वो किसी भी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, कहीं जो सोर्सेज है वो ये बात कहते हैं कि हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और कहीं जो सोर्सेज है वो ये बात कहते हैं कि नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया का लास्ट तक जो था सिचुएशन ऐसी ही थी कि कहीं पर हमें जो सिचुएशन है वो अच्छी देखने को मिल रही है और कहीं पर जो सिचुएशन है वो हमें खराब देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो डिबेट है वो बहुत लंबी चली, लेकिन
अगर हम डाटा देखें तो 1900 से 1947 के बीच में जहां रोजगार कम हुआ, ठीक है ना, कि लोगों को जो रोजगार है वो कम मिल रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से, इन डाटा की वजह से जो रिसोर्सेज है या फिर जो रिलायबल हमारे पास डाटा नहीं है, तो इसी वजह से ब्रिटिश हिस्टोरियंस इस चीज को नहीं मानते कि भारत में किसी भी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। आगे बात करें कि जो फैक्ट्रीज हैं या फिर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, वो किस तरीके से हो रहा था। 1833 का अगर आप चार्टर एक्ट देखें तो आपको पता होगा कि 1833 में क्या हुआ था कि जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो चाय का व्यापार था, जो 1813 में फिर भी उनके लिए रिजर्व कर दिया गया था कि भाई आपकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो असम के साथ आपका चाय का व्यापार है वो अभी तक आपका बना हुआ था। लेकिन 1833 का जैसे ही चार्टर एक्ट आता है तो जो असम के साथ भी उनका चाय का व्यापार रहता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लांटेशन वो शुरू करते हैं, चाइना के साथ जो व्यापार होता है वो खत्म कर दिया जाता है। तो प्लांटेशन वो शुरू करते हैं असम में 1833 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाय है, चाय का व्यापार करना शुरू होता है, लेकिन ये याद रखेंगे कि ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर में ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इंडियंस जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये इंडियंस के अंडर में फैक्ट्री आ गई है, नहीं, ये फैक्ट्रीज कम्प्लीटली जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही है। अब जूट मिल की बात करें तो वो बंगाल में स्टार्ट करी गई 1855 में, ये भी किसके अंडर में है, ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर में है। और इंडियन जूट मिल एसोसिएशन बनाई गई 1884 में, ये भी किसके अंडर में, ये भी ब्रिटिशर्स के ही अंडर में है। तो अभी तक जो एक बाहरी तौर पर या फिर इंडियंस के हाथ में मजबूत जो फैक्ट्री थी या फिर इकोनॉमिक जो पावर थी वो हमें देखने को नहीं मिल रही है बड़े बड़े लेवल्स पर। लेकिन जीडी बिरला जो है, ठीक है, या फिर जो दूसरे लोग थे वो सेटअप करना शुरू करते हैं मिल्स को 1922 में। और इससे भी बड़ा जो स्टेप होता है वो कलकत्ता में होता है, जब 1930s के टाइम पीरियड में जो कुछ मिल्स होती हैं वो जो इंडियन जूट मिल एसोसिएशन है उससे बाहर आके काम करती है। यानी कि इंडियन जूट मिल एसोसिएशन किसके अंडर में थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। और उस मिल से बाहर आकर जब ये काम करना शुरू करती हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है एक इंडियन मार्केट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो वहीं पर लेकिन रियल सक्सेस जो है वो कब मिलता है, कॉटन इंडस्ट्री के बिहाफ पर मिलता है, वेस्टर्न इंडिया में जो हो रही होती है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है उसका डेवलपमेंट। फर्स्ट जो डेवलपमेंट अगर देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाई गई थी, 1853 में बॉम्बे में लगाई गई थी। जे.एन. टाटा ने 1877 में एक्सप्रेस मिल का यहाँ पर निर्माण करा था। और फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है वो 1853 से 1880 के टाइम पीरियड में बॉम्बे में ये फर्स्ट फेज चलता है, जहां पर 30 फैक्ट्रीज जो हैं वो आपकी लगाई जाती हैं। और सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज बॉम्बे से बाहर निकलकर स्टार्ट होता है, जैसे कि अहमदाबाद है, कानपुर है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसमें जो ऊंचाई देखने को मिलती है, ठीक है। और थर्ड फेज जो है 1930s के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। अब एक और आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसकी लीडरशिप स्टार्ट होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के अंडर में, ठीक है। सो ये जो आपका यूनिट है वो आपका यूनिट है, ठीक है, 3.5 यूनिट, बहुत शॉर्ट में क्रिस्प नोट के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं कोशिश करूंगी कल ही अपलोड कर दी जाए, ठीक है, यानी कि थर्ड जो चैप्टर है उसकी कंप्लीट वीडियो कल तक आपके पास आ जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।